हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है आपका। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर की वीडियो 3rd पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुकी हूँ, उसे मैंने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले आप ये देखें, उसके बाद ये देखें, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का विवाद। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सिद्धांतीयकरण पर काफी ज्यादा बल दिया जाता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसी सिद्धांतीयकरण ने महान विवादों का रूप ले लिया था। ब्राउन 1997, 1920 और 1930 के दशक में यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच के विवादों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में प्रथम महान विवाद के नाम से जाना जाता है। 1920 और 1930 के दशक में यथार्थवाद और आदर्शवाद के जो बीच विवाद हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में प्रथम महान विवाद के नाम से जाना जाता है। इस विवाद के इतिहास को E.H. कार के कृत 20 ईयर क्राइसिस 1939 में देखा जा सकता है। इस संबंध में विल्सन 1998 कहते हैं कि संपूर्ण आदर्शवाद कल्पनावाद नाम एक ऐसा निर्माण था जिसका प्रयोग E.H. कार ने एक विवादित शब्द के रूप में किया था। संपूर्ण आदर्शवाद कल्पनावाद नाम एक ऐसा निर्माण था जिसका प्रयोग E.H. कार ने एक विवादित शब्द के रूप में किया था। किर्क और विग्नेश्वरन 2005 3 व्यापक विषयों पर चर्चा करते हैं जो कि पहले महान विवाद से संबंधित है। फर्स्ट इज युद्ध काल के दौरान आदर्शवादी रूढ़िवादिता। सेकेंड इज विवादों में यथार्थवादी चुनौती और यथार्थवाद की विजय। थर्ड इज विश्व युद्ध सहित अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिदृश्य में बदलाव। यह विवाद इस मुद्दे पर केंद्रित था कि उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत वास्तविकता पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके बजाय उदारवादी दृष्टिकोण में नैतिकता के इर्द गिर्द विचार विमर्श किया जाता है। यह विवाद इस मुद्दे पर केंद्रित था कि उदारवादी दृष्टिकोण में, जिसे E.H. कार ने आदर्शवाद का नाम दिया था, के अंतर्गत वास्तविकता पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि इसके बजाय उदारवादी दृष्टिकोण में नैतिकता के इर्द गिर्द ही विचार विमर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त उदारवादी मानव प्रकृति के प्रति आदर्शवादी दृष्टिकोण रखते हैं। इसी तर्क के आधार पर उदारवादी मानते थे कि मानव युद्ध नहीं करना चाहते, और इसी तर्क के आधार पर उदारवादी मानते थे कि मानव जो है वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, बल्कि यदि उन्हें एक आदर्श परिस्थिति मिले तो वह युद्ध के बजाय सहयोग और सामंजस्य को चुनना पसंद करेंगे। इस संबंध में ब्राउन 1997 घरेलू राजनीति और 1914 के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत ढांचे के संदर्भ में उदारवाद संस्थावादियों के बारे में बात करते हैं। घरेलू राजनीति के संदर्भ में ब्राउन कहते हैं कि स्वतंत्रवादी, सैन्यवादी और अलोकतांत्रिक व्यवस्था ही लोगों को लोकतंत्र युद्ध की तरफ धकेलते हैं। इसमें केवल राष्ट्रीय के आत्मनिर्धारण को ही लोग चाहते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रीय राज्य ही उन्हें राजनीतिक तौर से प्रदर्शित करता है। 1914 में से पूर्व के समय का उल्लेख करते हुए ब्राउन कहते हैं कि इस दौरान उदारवादियों का विचार था कि शक्ति संतुलन के विचार को छोड़कर युद्ध को रोकने के लिए कई अन्य तंत्र नहीं है। वहीं मध्यकाल से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक हमेशा से शक्ति संतुलन का विचार काफी प्रचलित रहा है। 1914 में से पूर्व के समय का उल्लेखित करते हुए ब्राउन कहते हैं कि इस दौरान उदारवादियों का जो विचार था कि शक्ति संतुलन के विचार को छोड़कर युद्ध को रोकने के लिए कई अन्य तंत्र नहीं है। वहीं मध्यकाल से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक हमेशा से शक्ति संतुलन का विचार काफी प्रचलित रहा है और राष्ट्रीय संघ को स्थापित करने का उद्देश्य ही यही था। कि युद्ध को रोकने के लिए एक तंत्र उपलब्ध करवाया जाए, कि युद्ध को स्टॉप करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराया जाए।
जिससे सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा दिया जा सके और जिससे सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय संघ को स्थापित करने के अन्य उद्देश्य यह था कि भविष्य में राज्यों के बीच होने वाले अन्य विनाशकारी युद्धों होने से रोके जा सके। इसका मूल सिद्धांत सामूहिक सुरक्षा पर आधारित था, जिसमें एक के लिए सभी और सभी के लिए एक के विचार पर बल दिया जाता था, जिसमें एक के लिए सभी और सभी के लिए एक के पर विचार पर बल दिया जाता था। हालांकि इसके बाद विश्व में शांति केवल थोड़े समय के लिए ही कायम रहा और इसके बाद भी विश्व में शांति केवल थोड़े समय के लिए कायम रही और जैसे जैसे जर्मनी और इटली में अधिनायकवादी शासन का उदय हुआ तो वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय संघर्ष प्रारंभ होने लगे थे, जिसके कारण मानव समाज के प्रति उदारवाद के आशावादी दृष्टिकोण को चुनौती दिए जाने लगा था। जहां एक तरफ 1919 में जर्मनी में आर्थिक संकट आया तो वहीं दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए शांति समझौते में जर्मनी को भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। 1919 में जर्मनी में आर्थिक संकट आया तो वहीं दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए शांति समझौते में जर्मनी को भेदभाव का सामना भी करना पड़ा और ऐसी स्थिति में हिटलर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी संदर्भ में E.H. कार 1939 उस समय के प्रचलित दृष्टिकोण आदर्शवादी कल्पना लोकवादी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि इन्होंने मंचूरिया संकट और हिटलर द्वारा ऑस्ट्रेलिया के विलय जैसी वास्तविकता को नजरअंदाज किया था। कार ने मानव स्वभाव के गलत दृष्टिकोण के संबंध में नीति निर्माताओं को चेतावनी देने की कोशिश की थी, जिससे कि आदर्शवादियों ने काफी बढ़ावा दिया था। किक और विघ्नेश्वर रन इसके अलावा कार ने हिटलर के प्रति पश्चिमी देशों के तुष्टीकरण संबंधी नीति की भी आलोचना की थी। अंत में हम 1939 से आरंभ हुए दूसरे विश्व युद्ध को देख सकते हैं, जिसके प्रारंभ होने के साथ ही यह माना गया कि प्रथम महान विवाद का अब अंत हो चुका है और यथार्थवादियों ने आदर्शवादियों के आशावादी दृष्टिकोण पर विजय प्राप्त कर ली थी और यथार्थवादियों ने आदर्शवादियों के आशावादी दृष्टिकोण पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संघ और सामूहिक सुरक्षा की नीतियां बुरी तरह से असफल हो गई। प्रथम महान विवाद का अब अंत हो चुका है और यथार्थवादियों ने आदर्शवादियों के आशावादी दृष्टिकोण पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संघ और सामूहिक सुरक्षा की नीतियां बुरी तरह से असफल हो गई। बाद में इस विवाद को चुनौती दी गई क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों के दो समूहों को बेहतर ढंग से समझने के लिए और बिना किसी विनाशकारी युद्ध के एक शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है, इस बात पर उनका मत जानने के लिए इस विवाद का व्यवस्थित रूप से निर्माण किया गया और वहीं युद्ध से बचने के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण के संदर्भ में विचारों का ध्रुवीकरण करने में कार के लेखों की भूमिका को देखा जा सकता है। और इस विवाद में काफी त्रुटियां थी और इस विवाद को इस ढंग से चित्रित किया गया था जिससे कि आदर्शवाद और यथार्थवाद के बुनियादी विचारों को और अधिक बल मिल सके। इसके अतिरिक्त आर्शवर्थ प्रश्न करते हुए कहते हैं कि अगर किसी प्रकार का पहला महान विवाद हुआ भी था तो वास्तव में यथार्थवादी विद्वानों के भावी पीढ़ी पर कार का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। मॉर्गनाथाउ कहते हैं कि सभी देशों के नीति निर्माता उदार ढंग से सोचने के लिए बाध्य हुए हैं और यह वर्तमान राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ट्रूमैन के विचारों में भी देखने को मिलता है।
जब इस तर्क ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीयवाद को चुनौती दी तो इस तर्क को और ज्यादा बढ़ावा मिला। यदि हम शैक्षिक क्षेत्रों और नीति निर्माताओं के बीच यथार्थवाद के प्रति रुझान को देखें तो हम इस विवाद के परिणामों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। नव उदारवादियों के आने के साथ ही हम उदारवादी चिंतन में भी परिवर्तन देख सकते हैं। इसी कारण से यह नव यथार्थवादी धारणा के काफी निकट पहुंचकर उन्हें एक साथ चुनौती दे रहे हैं। इसी कारण यह नव यथार्थवादी धारणा के काफी निकट पहुंचकर उन्हें एक चुनौती दे रहे हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय से जुड़े महान विवाद के वास्तविकता को चुनौती देने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय के विकास को समझने का किसी विशेष समय का प्रबल विचार ही विवाद के आधार के स्वरूप का निर्माण करता है और किसी विशेष समय का प्रबल विचार ही विवाद के आधार का स्वरूप का निर्माण करता है। प्रथम महान विवाद केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि युद्ध के बारे में बात करता है, बल्कि इससे भी ज्यादा यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह युद्ध के बारे में सामान्य तौर से वर्णन करता है और प्रत्येक युद्ध का विस्तार से वर्णन किए बिना ही यह युद्ध के सामान्य कारणों को समझने का भी प्रयास करता है। यह युद्ध को एक ऐसी घटना के तौर पर समझाने का प्रयास करता है जो कि राष्ट्रीय राज्य के आगमन से पहले ही विश्व इतिहास की एक विशेषता थी। युद्धों के कारणों तथा मानव स्वभाव के साथ इसके संबंधों से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि कोई राष्ट्र कैसे व्यवहार करता है और उससे हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि कौन सा राष्ट्र किस प्रकार से व्यवहार करता है और इसके साथ ही यह स्वयं कैसे मानव स्वभाव को भी प्रभावित करता है और इससे के साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि यह स्वयं कैसे मानव स्वभाव को भी प्रभावित करता है। ये फ्रेंड्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें 3 वीडियो बनी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन